गर्मियों की छुट्टी में बहन अपने मायके आती है, लेकिन वहाँ पर उसके बच्चे में और उसके भाई के बच्चे में लड़ाई होने के कारण जो उसकी भाभी होती है वह उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगती है। क्योंकि बहन जिस घर में उसकी शादी हुई थी वह काफ़ी ज़्यादा गरीब था और इस वजह से वह अपने मायके से कुछ मदद लिया करती थी। उसी मदद को लेकर उसकी भाभी उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। लेकिन जैसे उसका भैया आता है तो वह भी अपनी पत्नी के साथ होकर अपनी बहन को बुरी बुरी बातें कहने लगता है। इसके बाद बहन अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से निकल आती है और प्रण लेती है कि मैं कभी भी इस भाई के यहाँ पर नहीं आऊंगी। लेकिन कुछ सालों बाद कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसकी वो भाभी जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी और उसे खरी खोटी सुना रही थी, वह उसके पैर पकड़कर फूट फूट कर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगती है। इधर जो उसका भाई होता है वह भी उससे माफ़ी मांगने लगता है। क्या हुआ था कुछ सालों बाद ऐसा जिसकी वजह से वो भैया भाभी जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अमीर समझते थे और घमंड में चूर रहा करते थे, वह अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगे। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और 3 उनके बच्चे हैं। बड़ी बेटी है जिसका नाम हेमा है, उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम आशीष है और उससे छोटा एक और भाई है जिसका नाम सुमित है। आशीष और सुमित दोनों अपनी बहन से बड़ा ही प्यार किया करते हैं। इधर जो बड़ी बहन है वह भी अपने भाइयों पर जिंदगी न्यौछावर किया करती है। परिवार खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। ज़्यादा पैसा तो परिवार के पास नहीं था, लेकिन कुछ पुश्तैनी ज़मीन थी जिस पर माता पिता खेतीबाड़ी किया करते और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। इसी वजह से जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और अपनी बेटी को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय बीता, समय के साथ साथ बच्चों की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और जो बड़ी बेटी हेमा होती है वह शादी के योग्य हो जाती है। जैसी बेटी शादी के योग्य होती है तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और इसी दौरान उसके लिए एक लड़का ढूंढकर उससे उसकी शादी करा देते हैं। बहन की शादी हो गई थी, अब घर के अंदर केवल 2 बच्चे बच गए थे जिनके लिए माता पिता अच्छे अच्छे कोर्सों में उनका एडमिशन करा देते हैं और सोचते हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे और इनका भविष्य और भी ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे जो बड़ा लड़का आशीष होता है उसकी भी एक नौकरी लग जाती है प्राइवेट कंपनी में कोर्स को करने के बाद और वह अच्छा खासा रुपया पैसा कमाने लगता है। अब माता पिता जब इस बात को देखते हैं कि बेटे ने पढ़ाई लिखाई भी कर ली है और अच्छी सी कंपनी में जॉब करने लगा है, पैसा भी कमा रहा है, तो वह उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। तो इसके बाद माता पिता अपने बड़े बेटे आशीष के लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। बहू घर के अंदर आ गई थी और जैसी बहू घर के अंदर आती है तो उसी दौरान घर के खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ने लगते हैं। बहू घर के अंदर आकर नई नई फरमाइश किया करती है अपने पति से और पति जो कि अच्छा खासा कमाया करता था वह उसकी फरमाइशों को पूरा किया करता। अभी छोटा भाई रह गया था जिसकी ना तो नौकरी लगी थी और ना ही उसका दिल किसी रोजगार में था। उसके बाद माता पिता अपने छोटे बेटे की चिंता करते हैं और चिंता के दौरान उससे कहने लगते हैं बेटा ऐसा कर, तू इस घर की खेती बाड़ी को संभाल ले, तेरा बड़ा भाई बाहर से कमाएगा लेकिन तू घर से खेती बाड़ी करके अपना समय व्यतीत कर सकता है। छोटा लड़का जिसका नाम सुमित होता है उसकी भी समझ में ये बात आ जाती है क्योंकि वह काफ़ी दिनों से नौकरी की ट्राई कर रहा था लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। दरअसल वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर था, इसी वजह से जिस भी कंपनी में वो इंटरव्यू देने के लिए जाया करता वहाँ से उसका इंटरव्यू रह जाता है और उसको नौकरी नहीं दी जाती है। माता पिता के कहे अनुसार छोटा भाई घर की खेती बाड़ी को संभालने लगता है और वहाँ से ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। बड़ा भाई बाहर से कमाया करता और दोनों भाइयों के बीच में बड़ा ही गहरा प्यार होता है। उसके बाद छोटे भाई की भी शादी की घर वाले चिंता करते हैं और उसकी भी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद उसकी पत्नी भी घर के अंदर आती है और अब परिवार के दिन बदलने लगते हैं। अब तक जब तक पिता कमाया करता था तो उनके पास बहुत ही कम पैसे रहा करते, लेकिन जब दोनों भाई कमाने लगते हैं तो उनके पास पैसों रुपयों की कोई भी कमी नहीं होती क्योंकि बड़ा भाई बाहर से कमाया करता और छोटा भाई खेती बाड़ी से अपना गुजारा किया करता और उसमें से भी उसके पास पैसे बच जाते हैं। भाइयों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है और इसी तरह से उनकी पत्नियों के बीच में भी अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है। लेकिन वहीं पर जो उनकी लड़की थी जिसका नाम था हेमा, वह जिस घर में शादी करके जाती है उसका पति बेरोजगारी के चलते शराब पीने लगता है और शराब पीने के कारण वह घर के खर्च को भी नहीं उठाया करता है। उसके माता पिता उसे बहुत सारा कहा करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानता है और शराब के नशे में चूर रहा करता है।
हेमा भी अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी भी एक नहीं सुनता है और जब वो ज़्यादा कुछ उससे कहा करती है तो वह उस पर उल्टा हाथ उठा दिया करता है। इसी वजह से जो हेमा के माता पिता होते हैं वह अपनी बेटी को बार बार अपने पास बुला लिया करते और घर का जो राशन हुआ करता है वो अपने यहाँ से ही उसे दे दिया करते, ताकि बेटी का घर बसा रहे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चलता है, जब तक नई नई शादी थी बच्चों की। उसके बाद से धीरे धीरे जो दोनों भाइयों की पत्नी होती हैं वह इस बात को लेकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और सोचती है कि हमारे पति इतनी मेहनत से पैसा कमाया करते हैं और माँ बाबूजी उन पैसों से आए हुए सामान को अपनी बेटी को दे दिया करते हैं। यह बात उनके दिल में होती है और इसी बात को वो दोनों पत्नियां अपने अपने पतियों को सुनाती हैं और सुनाने के बाद जो दोनों भाई होते हैं वो अपनी बहन और माता पिता से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं। लेकिन अभी वो बाहर कुछ भी जाहिर नहीं होने देते हैं और इसी तरह से समय बीतता रहता है। इधर जो माता पिता होते हैं उनकी भी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और उन्हें भी पता था कि कहीं बेटे इस बात का बुरा ना मान जाए, तो ज्यादातर सामान को देते समय वह निगाह रखा करते और चुपके चुपके अपनी बेटी को सामान को दिया करते। बेटी मना तो करती है लेकिन वो भी मजबूर थी, क्योंकि उसका पति कुछ कमाया नहीं करता था और उसका एक बेटा भी था जिसके पेट के लिए उसे खाना तो चाहिए ही था। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। इधर दोनों भाइयों के भी बच्चे हो गए थे। बड़े वाले भाई का जो लड़का था वह उसकी बहन के लड़के से थोड़ा सा छोटा था। एक दिन ऐसे ही गर्मियों की छुट्टी में जब बहन अपने मायके आती है यहाँ पर कुछ दिन बिताने के लिए और साथ में उसे कुछ मदद भी मिल जाती, इसी उम्मीद में वो मायके आई थी और मायके आकर अच्छी तरह से रहने लगती है। भाई अपनी माता पिता के सामने तो बहन से अच्छे से बात किया करते हैं, लेकिन असलियत में वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बहन से जला करते हैं कि ये हमारे पैसों से लाए हुए सामान को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने घर का खर्चा चलाया करती है। बहन मायके आती है तो उसे देखकर उसके माता पिता खुश होते हैं, लेकिन भाभी और भैया ऊपर ऊपर से खुश दिखाई दे रहे थे और अंदर से उन्हें बहन के आने का बड़ा ही दुख होता है। फिर भी दोनों भाभियां अपनी ननद का स्वागत करती हैं और उसे घर के अंदर ले जाती हैं। अब परिवार के अंदर काफी ज्यादा रुपया पैसा था, तो इसी वजह से उस घर के अंदर ढेर सारे ऐसे सामान भी थे जो बेचारी बहन के घर में बिल्कुल भी नहीं थे और उन सामानों को उसने कभी देखा भी नहीं था। तो इसी वजह से जो बहन का लड़का होता है वह उन सामानों को छेड़ने लगता है, लेकिन तभी जो उसकी भाभी होती है वह उसे धमका देती है और कहती है कि खराब हो जाएगा, काफी ज्यादा पैसों का आया है, तो इस तरह से इसको छेड़ मत। इसके बाद जो बच्चा होता है वो फिलहाल तो रुक जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इस सामान को लेकर क्यूरियोसिटी जगी हुई थी और वह जानना चाहता था कि ये सामान कैसे काम करता है और क्या क्या इसके फीचर हैं। इसी बात को लेकर वह फिलहाल तो दूर हट जाता है, लेकिन फिर मौका तलाशता है कि कभी उसे टाइम मिलेगा तो वह इसको जरूर से देखेगा, क्योंकि होता है ना अक्सर बच्चों के अंदर ऐसी अजनबी चीज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो वही क्यूरियोसिटी उस बच्चे के अंदर थी। इसके बाद जो बहन होती है अपने माता पिता से बात करती है और बातों के दौरान बताती है कि मैं 15 दिन के लिए आई हूं और आराम से यहां पर रहकर जाऊंगी। माता पिता इस बात से बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन जैसे 15 दिन का नाम भाभियां सुनती है तो अंदर ही अंदर उनके तन बदन में आग लग जाती है और वह सोचने लगती है कि आ गई हमारे यहाँ पर, अब हमारे सारे सामान को तहस नहस करेगी और अपने साथ भी बांध कर ले जाएगी। इसके बाद जो हेमा होती है वह अपनी सहेलियों से मिलने के लिए उसी गाँव में चली जाती है, जो कि गर्मियों की छुट्टी में वह भी अपने मायके आई हुई थी, तो उसे काफी दिन हो गए थे मिले, तो वह सोचती है कि क्यों ना एक बार जाकर मिल लिया जाए। अपने बच्चे को अपने भाई के घर पर छोड़कर वह वहां से वहां चली जाती है, लेकिन तभी उसी दौरान जो उसका बेटा होता है उसे समय मिल जाता है उस सामान को जानने का जो काफी ज्यादा महंगा आया हुआ था। तो इसके बाद वह उसे खोलकर देखने लगता है, लेकिन उसी दौरान उसके बड़े मामा का लड़का वहां पर आ जाता है और आकर इसको मना करना लगता है इसको छेड़ने से। इसी बात को लेकर दोनों बच्चों में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और कहासुनी के दौरान आपस में वो लोग लड़ाई करने लगते हैं। जब यह बात बड़ी बहू को पता चलती है तो वह एकदम से अपने बच्चे को उससे छुड़ाती है, क्योंकि वह बड़ा था और बड़ा होकर वह उस पर पिटाई लगा देता है और छुड़ाने के बाद अपनी ननद के बेटे को बुरी तरह से पीटने लगती है। जब ये शोर शराबा माँ बाप को सुनाई देता है तो वो लोग वहां पर आते हैं और अपनी बेटी के बेटे को इतनी बुरी तरह से पिटता हुआ देखकर उनसे रहा नहीं जाता और जो माँ होती है वो झट से उसे वहां से दूर हटाती है और उसे धमकाने लगती है, बुरी बुरी गालियां देने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बच्चे को इस तरह से हाथ लगाने की। बच्चे हैं, आज लड़ाई करेंगे, कल को एक साथ रहेंगे, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ जो इस बच्चे को तुम पिटाई लगा रही हो और उसको कुछ भी नहीं कह रही हो। इस बात को देखकर बहू का गुस्सा साथ में आसमान पर होता है और वह अपने बच्चे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली जाती है। माता पिता अपने नाती को लेकर वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं और उसको चुप कराने लगते हैं, लेकिन तभी जो बहू होती है अपने पति आशीष के पास फोन कर देती है और रो रो कर उसे ढेर सारी बातें बताती है कि इस तरह से आज तो
हमारे बच्चे को वो मार ही डालता, लेकिन जब मैंने उसे थोड़ा बहुत हाथ लगा दिए तो उसके बाद माँ बाबूजी ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई है और बहुत बुरी बुरी बातें मुझसे कही हैं, वो भी बच्चों के सामने। इस बात को सुनकर आशीष अपनी पत्नी को लिफ्ट दे देता है, कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम भी तो जवाब दे सकती थी, तुम भला कौन सा उनकी कमाई खा रही हो, और तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी वहां पर आ रहा हूं। ऐसा कहकर आशीष फोन काट देता है और वहां से घर के लिए निकल जाता है। तभी जो बड़ी बहू होती है उसको अनुमति मिल गई थी अपने सास ससुर से जो मन चाहे वो कहने की, और इसके बाद वो एकदम से बाहर निकलती है और अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाने लगती है। इसके बाद जो उसकी सास होती है वह उसे धमकाने लगती है और दोनों सास बहू में लड़ाई का माहौल हो जाता है। बहुत जोर जोर से वो लड़ाई कर रहे थे। उसी दौरान जो उनकी बेटी होती है यानी कि जो हेमा थी, वह अपनी सहेली से मिलकर वापस आ जाती है और जैसे ही घर के अंदर कलह का माहौल देखती है तो उसके बाद वह बाहर ही टिककर सारी बातों को सुनने लगती है। वह घर के पीछे जाकर एक खिड़की के सहारे खड़ी हो गई थी और वहीं से सारी बातों को सुन रही थी, जहां पर उसकी भाभी उसकी ननद के लिए बहुत बुरे बुरे शब्द कह रही थी कि ये बार बार आ जाती है, हमारे घर का शासन भी ले जाती है और ऊपर से इसके बच्चे हमारे बच्चे को भी पीटेंगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो हेमा की माँ होती है वो बार बार अपनी बहू को धमकाती है और चुप कराने की कोशिश करती है, कहती है कि अगर वो आ गई, उसने सुन लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन हेमा की बड़ी भाभी को इस बात से कोई भी परवाह नहीं थी और साथ में उसकी जो दौरानी होती है वह भी उसका इस बात में साथ देती है और अपनी सास को खरी खोटी सुनाने लगती है। यह बात सुनकर हेमा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और जब उसे पता चलता है कि बड़ी भाभी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया है तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई बाइक से आता है और घर के अंदर कलेश का माहौल चल रहा था। हेमा ये सब कुछ देखकर सोचने लगती है कि शायद अब भैया आ गए हैं तो वह मेरी भाभी को सबक सिखाएंगे और खरी खोटी सुनाकर इसे चुप करा देंगे। लेकिन वहीं पर जो भैया होता है वह आकर उल्टा अपनी पत्नी की ओर लेता है और अपने माता पिता को खरी खोटी सुनाने लगता है। इसके बाद हेमा से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता, वह वहां से सीधा अपने घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाकर अपने भाई से बस एक ही बात कह दी है कि भैया मुझसे गलती हो गई जो मैं आपके घर पर आ गई। आप लोग तो अमीर हो ना, मैं गरीब हूं तो मुझे गरीबों की तरह रहना चाहिए था, आप जैसे अमीरों के घर पर नहीं आना चाहिए था। ऐसी बात कहकर वह अपना सामान पैक करती है और वहां से जाने लगती है। हेमा की माँ उसे रोकती है, लेकिन जो हेमा होती है वो साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं माँ, मैं भले ही गरीब सही लेकिन मेरा आत्मसम्मान है और आत्मसम्मान की खातिर आज के बाद मैं कभी भी अपने भाइयों की चौखट पर नहीं चढ़ूंगी। आपका जब मन किया करे तो मेरे वहां पर मुझसे मिलने के लिए आ जाना, लेकिन यहां पर आने के लिए मुझे कभी मत कहना। इस बात को सुनकर दोनों भाई और दोनों भाभियां वहां पर इकट्ठा थी तो वो लोग अपनी अमीरी का घमंड झाड़ते हुए उससे कहने लगते कि हाँ हाँ चली जा, तेरे बिना कौन सा हमारा घर सूना रहेगा, हम भी अपने समय को आराम से व्यतीत कर लेंगे, हमारे पास खूब सारा रुपया पैसा है। इस बात को सुनकर बहन की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो करती तो क्या करती, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वह अपने ही थे और अपनों को वह बद्दुआ भी नहीं दे सकती। इस बात को सोच सोचकर परेशान होकर वह वहां से जाने लगती है। माता पिता बार बार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बेटा ये घर तो मेरा ही है, तू चिंता क्यों कर रही है, मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, अगर तू इनका भाई होती तो तुम्हारा भी हिस्सा होता। लेकिन बहन हाथ जोड़कर अपने माता पिता को समझा देती है और वहां से अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने सामान को पैक करके अपने बेटे का हाथ पकड़कर निकल जाती है। भाइयों को इस बात का कोई भी दुख नहीं होता है कि उनकी प्यारी बहन उनसे रूठकर चली गई है और उसने कहा है कि कभी भी मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगी। वो तो अपनी अमीरी के घमंड में थे और अपनी पत्नियों के कहे अनुसार अपने माता पिता और अपनी बहन से नफरत कर चुके थे। इस बात को देखकर माता पिता भी पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे को धमका धमका कर समझाने लगते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारी बहन है, अगर ये तुम्हारा भाई होता तो बराबर का हिस्सेदार होता। हमने गरीबी के चलते इसकी शादी एक कमजोर घर में कर दी तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम इसे बिल्कुल भी सहारा ना दो। क्या हुआ, थोड़ा बहुत सामान ये यहाँ से ले जाया करती थी, कौन सा तुम्हारा घर बांध कर ले जा रही थी, इसमें बुराई क्या है। जब बहन कमजोर होती है तो भाई का फर्ज बनता है कि उसका साथ दे और उसका साथ निभाए, क्योंकि बहन अपनी पूरी प्रॉपर्टी को भाई के लिए छोड़कर जाती है और तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बेटे जो अपनी अमीरी के घमंड में चूर थे और वो कहने लगते कि किसकी बेटी अपनी प्रॉपर्टी को अपने साथ ले गई है, सभी को छोड़कर जाना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके घर का खर्च भी हमारे घर से चलेगा। हम ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहते। और उसके बाद जो पिता होता है वो थोड़ा सा गर्म होने लगता है और कहता है कि ये घर और ये खेत तो मेरे ही नाम है ना, अब मैं देखता हूं कि तुम इन पर खेती बाड़ी कैसे करते हो और इस घर के अंदर कैसे रहते हो, क्योंकि बेटी का सवाल था। लेकिन तभी जो माँ होती है वह अपने पति को समझाती है और कहती है कि बेटे हैं ये भी तो हमारे ही हैं, ये कहां पर जाएंगे, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन बच्चों से ऐसा मत कहो। ऐसा कहकर उसने अपने पति को समझा दिया था और साथ में अपने बच्चों को भी समझा दिया था। बच्चे भी चुपचाप उस घर के अंदर रहने लगते हैं
और धीरे धीरे 2-3 दिन तक माहौल ऐसे ही गमगीन रहता है। लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ ऐसे चलने लगता है। बहन उसके बाद से कभी भी अपने मायके नहीं जाती है और भाई अपनी अमीरी के घमंड में चूर होकर उस घर के अंदर ऐशो आराम से रहने लगते हैं। कमाते तो अच्छा थे, लेकिन उनकी पत्नियों की फरमाइशें काफी ज्यादा ऊंची थी, तो इसी वजह से वो अपने लिए कुछ भी पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। जो कुछ भी दोनों पति कमाया करते, दोनों पत्नियां मिलकर उन्हें अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिया करती। घर के लिए नया नया सामान लेना, बार बार सामान को बदलना और काफी महंगे महंगे कपड़े पहनना, यह सब कुछ देखकर पिता एक बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि बेटा ऐसा नहीं किया करते, कुछ आगे के लिए भी बचा कर रखो, न जाने कब मुसीबत का समय आ जाए। लेकिन बेटे जो खुद कमाया करते थे तो वह माता पिता की बात को बिल्कुल भी नहीं सुना करते हैं और उनकी बात को अनसुनी करके ऐसे ही अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब उनकी बहन को मायके आए हुए लगभग 3 साल हो गए थे। वह अपने माता पिता से फोन पर ही बात कर लिया करती और कभी कभार माता पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके वहीं पर चला जाया करते। जो कुछ भी रुपए पैसे उनके पास इकट्ठा हुआ करते इधर उधर से, उन पैसों को उसे दे दिया करते और उसको सहारा लगाया करते। वह बार बार उससे अपने घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जब भी घर चलने की बात होती है बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपने भाइयों पर जान न्यौछावर किया करती थी, लेकिन भाइयों ने उसके साथ बहुत ही गलत कर दिया था। आंखों में आंसू लेकर वह चुपचाप अपने माता पिता से मना कर देती है और एक बार तो जो पिता होता है वो अपनी प्रॉपर्टी में से उसे हिस्सा देने की भी बात करता है, लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया था। कहा था कि नहीं पिताजी, भाइयों की प्रॉपर्टी है और मैं इसमें से हिस्सा लेकर क्या करूंगी। ऐसा कहकर वो वहीं पर बनी रहती है। लेकिन तभी 3 साल बाद अचानक से जो बड़ा भाई आशीष होता है उसके बेटे को एक बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते जब वह उस बीमारी का इलाज कराता है तो पूरी तरह से उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाता है। डॉक्टर साहब ढेर सारा रुपया पैसा उसका लगा देते हैं, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है। जब डॉक्टर साहब देखते हैं कि अब इसके पास पैसे खत्म हो चुके हैं तो उसके बाद वह उसको जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि अगर इसका इलाज कराना होगा तो बड़े हॉस्पिटल में जाना होगा और वहां के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे लगेंगे। यह बात सुनकर जो आशीष होता है अपने बेटे का इलाज करने के लिए इधर उधर से कर्ज लेने लगता है और कर्ज लेकर उस बड़े हॉस्पिटल में उसके पैसे लगा देता है। कुछ दिनों तक इलाज चलता है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल का खर्चा काफी ज्यादा था। इस खर्चे के चलते वह पैसों की पूर्ति नहीं कर पाता है और पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है। इसके बाद वह इधर उधर अपनी सभी जान पहचान में फोन करता है और वहां से पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसको सहारा नहीं मिलता है। वह अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात करता है तो उसकी पत्नी भी इधर उधर भटकने लगती है और चारों तरफ ढूंढने लगती है कि कहीं से हमें पैसा मिल जाए ताकि हमारे बेटे की जान बच सके, लेकिन कहीं से भी उन्हें सहयोग नहीं मिलता है। वह इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। उसी दौरान यह बात उनकी बहन हेमा को पता चल जाती है कि मेरा जो भतीजा है वो काफी ज्यादा बीमार है और उसके इलाज के लिए इन्हें पैसे चाहिए। यह बात सोचकर बहन भागी दौड़ी सीधा उसी हॉस्पिटल में आती है जहां पर उसके भैया भाभी काफी ज्यादा उदास बैठे हुए थे और अपने साथ वो अपने उन जेवरों को लाई थी जो जेवर उसके पिता ने उसके लिए बनवाए थे। दरअसल गरीबी के कारण उसने जैसे तैसे करके इन जेवरों को बचा रखा था और आने के बाद वह सीधा अपने भाई के हाथ में इन जेवरों को थमा देती है और कहती है कि भैया बेटे की जिंदगी का सवाल है, इन जेवरों को बेच दो और उसके बाद जो भी पैसे आए उन्हें इसके इलाज में लगा दो। यह बात देखकर भाई की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि जिस बहन को वो इतना बुरा समझ रहा था वो उसके लिए ऐसी मुसीबत में खड़ी थी जिस मुसीबत में कोई भी उसके साथ नहीं था। दोनों भाइयों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और जब ये बात वो दोनों भाई देखते हैं तो पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगते हैं कि हमारी गरीब बहन ने हमारा मुसीबत के समय में साथ दिया। और इसके बाद जो भैया भाभी होते हैं एकदम से उसके पैर पकड़कर उससे रो रो कर माफी मांगने लगते हैं। लेकिन तभी जो बहन हेमा होती है वो अपने भैया भाभी को उठाती है और कहती है कि भैया टाइम नहीं है, बच्चे की जिंदगी का सवाल है, फौरन से इन जेवरों को बेचो और जेवरों को बेचने के बाद इसके इलाज में पैसा लगाओ। बेटा जब एक बार ठीक हो जाएगा तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर बहन ने अपने भाई को जेवरों को बेचने के लिए भेज दिया था और भाई जो होता है उन जेवरों को बेचकर अपने बेटे का इलाज करा लेता है। जैसे बहन के जेवरों के पैसे उसके इलाज में लगते हैं तो वह भी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ होने के बाद माता पिता उसे अपने घर ले जाते हैं। बहन इन जेवरों को देने के बाद गई थी और कहा था कि भैया अगर और भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं चाहे कहीं से भी इंतजाम करूं, लेकिन बेटे को कुछ नहीं होगा। इस बात को सोच सोचकर भाई को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होती है और वह सोचने लगता है कि मेरी बहन जो मेरे लिए इतनी पच रही है, हालांकि 3 साल से वो मेरे घर तक भी नहीं आई है और मैंने उससे इतनी खरी खोटी कहा था, वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। लेकिन जैसे बेटे की छुट्टी होती है
तो उसके बाद घर से अपनी बहन के पास फ़ोन करता है और उसे अपने पास बुलाने लगता है। रो रो कर उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम्हें यहाँ पर आना होगा। लेकिन बहन उससे साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि भैया माफ़ करने की तो बात ऐसी है, मैंने आपको कभी गलत समझाई नहीं तो मैं आपको माफ़ क्यों करूँ भला। बात थी मेरे आत्मसम्मान की और मेरे आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंची है और जहां पर मेरा आत्मसम्मान नहीं होगा वहां जाने के लिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता। इस बात को सुनकर भाई फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसकी बड़ी भाभी फोन लेती है और रोते हुए अपनी बहन से माफी मांगकर उसे यहां पर बुलाने के लिए कहने लगती है। चारों जन यानी कि दोनों भाई और दोनों भाभियां बार बार उसे बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आने से साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद पूरा परिवार तभी के तभी वहां से गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेकर सीधा वो अपनी गरीब बहन के घर पर जाते हैं। उसके लिए ढेर सारे उपहार लेकर गए थे और वहां पर जाकर खुद से उसे मनाकर अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं और अच्छे से आदर सम्मान के साथ उसका वेलकम करते हैं। अब उन सभी के अंदर बहन के लिए एक अलग ही इज्जत जाग चुकी थी, क्योंकि जिस समय में कोई भी उनके साथ नहीं था उस समय में उनकी गरीब बहन ने अपने जेवर बेचकर उनके बच्चे का इलाज कराया था। तो इसी वजह से इसके बाद ये परिवार यूनाइट होकर एक साथ रहा करता है। माता पिता जब बच्चों को देखते हैं कि वो सुधर गए हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। इसके बाद से दोनों भाई मिलकर अपनी बहन के घर का खर्च उठाते हैं और साथ में जो उनका जीजा होता है उसके लिए भी कोई रोजगार का प्रबंध कराते हैं। जीजा भी जब देखता है कि उसके साले उसके साथ हैं तो उसके बाद वह भी शराब पीना छोड़ देता है और जो छोटा सा रोजगार वह उसका चलवाते हैं उस पर दिन रात मेहनत करके वह भी अपने पैसे कमाने लगता है और अच्छे से अपने घर परिवार को चलाने लगता है। दोनों भाई मिलकर अपनी बहन को हर साल कुछ ना कुछ गहने गिफ्ट किया करते हैं और धीरे धीरे करके उन्होंने उससे भी ज्यादा गहने अपनी बहन को दे दिए थे, जिन गहनों को बेचकर उन्होंने अपने बेटे का इलाज करवाया था। यह कहानी है 2016 की और 2016 के समय में एक बहन ने अपने भाई के लिए ये सब कुछ किया था। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।